से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ हमें एक दूसरे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका मैं तारुफ कराती चलूँ। मोहम्मद यासिर इकबाल, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। यासिर साहब, मुझे ये बताएं कि मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है? पहले तो मुझे इसका बताएं। देखिए बहुत सिंपल बनते है। कैसे हैं? नहीं देखिए, मैं अगर आपको इसको बहुत ही सिंपल करूँ ना, बिल्कुल। तो देखिए, मुसलमान हमेशा पुरुउम्मीद होता है, ठीक है। वो ठीक अल्लाह है। की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। बिल्कुल। तो हमें तो मज़हब बताता यही है कि मोटिवेट, मतलब हम वैसे ही मोटिवेट रहते हैं इन सेंस के। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि आप पॉजिटिव रहें। हज़रत अली की बड़ा ज़बरदस्त कॉल है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं जो चाहता हूँ अगर वो होता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो चाहा वो हुआ। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अब वो हो रहा है जो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और अल्लाह के प्लान्स मेरे प्लान से बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। अगर अब मैं लेट सपोज, अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अगर मैं आपसे इस वक्त कोई एक कलर स्पेसिफिक, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ येलो कलर कहाँ है, तो आपको अतराफ में हर जगह येलो कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। सिमिलर गोज विद एनी कलर, वेदर इज ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ये चीजें तो पहले भी तो रखी हुई थी ना। बट एज आई स्पेसिफाइड द कलर, येलो, आपकी निगाह हर येलो पर जाना शुरू हो गई। ठीक है, जिंदगी में भी ऐसा ही है। आप जैसा चीजों को देखना चाहते हैं वैसी ही दिखती हैं। मैं आपको इसकी इस ज़मीन में एक छोटी सी एक बात बताऊं कि एक शख्स होता है, उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, यानी गॉट रिटायर्ड, तो तन्हाई में बैठा हुआ होता है और कुछ लिख रहा होता है, तो वो कहता है कि दिस इज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और उसमें कुछ पॉइंट लिखता है कि इस साल जो है वो मेरे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी बुरे तरीके से डैमेज हुई, बेटा भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ। कहता है कि मेरा एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ, मैं रिटायर हो गया। इस तरह के उसने 7, 8, 10 पॉइंट्स लिखे और जो कंक्लूजन था, मतलब वो था कि दिस इज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई इंटायर लाइफ। ओके। अच्छा, जो इसके बाद वो चला जाता है तो उसकी वाइफ एंटर होती है, तो वो उस पेज को उठाती है और वो देखती है, उसके सब चीज़ों को पढ़ती है और वो पेज को पलटती है और लिखती है दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई इंटायर लाइफ। ओके। और उसी पॉइंट्स को वो लिखती है कि इस साल मेरे बेटे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी गाड़ी तबाह हो गई, मेरा बेटा बच गया। गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, बेटा तो नहीं आ सकता। सही। तो कहते इस साल मेरा एक मेजर सर्जरी हुई, जिस मर्ज में मैं कई सालों से मुब्तला था और शदीद तकलीफ में था, इस साल अल्लाह ने मुझे उससे जान छुड़वा दी। इस साल में रिटायर हुआ, लोग 60 साल की उम्र तक जीते ही नहीं है, मैं इज्जत से रहा, मैंने इज्जत से ज़िंदगी गुजारी, मैं रिटायरमेंट तक पहुंचा और अपनी रिटायरमेंट की लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये परसेप्शन है बेसिकली कि हाउ यू सी द वर्ल्ड, हाउ यू सी द सिचुएशन। आप जैसा चीज़ों को देखते हैं ना, चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं, वैसे ही रास्ते बनते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं और वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये है कि जो हमारे यहाँ की जो जनरेशन है, यूथ है, जो जहनी दबाव का शिकार हो रही है और वो अपने हर काम के लिए शॉर्टकट ढूंढती है, क्या शॉर्टकट उतना ही इजी है? देखिए, बात पता है क्या है, लाइफ में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो क्यों रहा है, स्पेशली ये जनरेशन इतना ज़्यादा क्यों फेस कर रही है? असल में देखिए, कंपटीशन शुरू हो गया थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, हर शख्स सोशल मीडिया पे जो अपना मोस्ट ग्लैमरस पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, या जो मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ लाइफ है, वो दिखा रहा है। और अब तो उसमें बहुत सारी एडिटिंग भी हो रही है, AI भी आ गई है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा है वो उससे मोटिवेट हो रहा है, मतलब वो उससे जो ना वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, मोटिवेट तो खैर नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है। हालांकि हमें इनिशियली बता दिया गया कि रब की तकसीम पर इख्तलाफ मत करो। बिल्कुल। ठीक है ना। अल्लाह ने किसको क्या दिया है, किसको क्या नहीं दिया, हर चीज़ में हिकमत पोशीदा है। ठीक है। जब आप कंपैरिजन शुरू करते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप देखें, जो पहले बड़े बूढ़े थे, और बहुत ज़्यादा मैं पुरानी बात ना करूँ, अगर हम 25-30 साल पीछे तक भी जाएँ, तो आपको घरों में एक कनात की एक बड़ी रिवायत मिलती थी, सादा खाना, सादा पहनना, एक कमाने वाला होता था 10 खा लेते थे। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले वो एक छोटी सी एग्जांपल अक्सर दी जाती है कि एक पीटी सेल होता था और सबसे बात हो जाती थी। अब घर में जितने अफराद हैं उतने सेलफोन्स हैं, वक्त पर किसी का फ़ोन नहीं उठेगा। ऐसा ही है, सबके फ़ोन कभी फ़ोन नहीं उठता, सबके फ़ोन साइलेंट है। ठीक है। एक पीटी सेल होता था, पूरा खानदान बात कर लेता था। और अगर हम उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, और वो एक मोहब्बत अलग होती थी,
कि सब पूरी फैमिली जो है मिलके बैठी है और एक बंदे के फोन का इंतजार कर रही है और वो सब अपनी अपनी एक अगर एक हालचाल भी पूछ रहे होते थे उसमें भी एक मोहब्बत होती थी कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। ऐसा ही है। और आप एक दिलचस्प बात देखें, और सब जरा सा और पीछे जाएं, जब पीटी सेल आना शुरू हुआ था, अक्सर 10 घरों में एक पीटी सेल होता था और पड़ोसियों का फोन आ रहा होता था कि भाई वो आप तो कहते थे अच्छा 10 मिनट बाद फोन कीजिएगा, हम उन्हें बुलवा देते हैं। हाँ और फिर वो जो आने वाला है वो फोन के साथ साथ एक कप चाय पीकर भी जाता था। अब तो वो दस्तूर ही खत्म हो गया ना। तो ब्लैक लिस्ट में डायरेक्ट डालो, किसी के रिश्तेदार का फोन भी आ जाए, मैसेज आ जाए, फौरन ब्लैक लिस्ट में कि हमें परेशान ना करें। तो बहरहाल ये कंपैरिजन जो है ना, बेसिकली देखें, जब इंसान मवाजना शुरू करता है ना तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर कोई शख्स आगे बढ़ गया है तो ठीक है, वो उसने उसके लिए मेहनत की होगी, आप उससे उस तरह से मोटिवेट हो कि उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया है ना, उसने किया कुछ होगा। कोशिशें की हैं, वो खामोश मेहनत कई सालों तक करता रहा जब उसने अचीव किया है। बिल्कुल, हर अगर कामयाब शख्स के पीछे कहते हैं ना किसी का हाथ है तो उसके पीछे एक स्टोरी भी है, तो ऐसा ही है। उसकी स्टोरी को जाने। डॉक्टर साहब आप बताएं आपकी स्टोरी क्या होगी अगर आप आज माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हैं। आपके मोटिवेशनल स्पीकर कौन हैं? बेसिक जो बुनियादी बात है वो घर से होती है। जी देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो उनकी तरबियत है, जो जिस घर के अंदर आपने आँख खोली है उसमें आपके पेरेंट्स का जो आपके साथ बिहेवियर है वो कैसा था, उनके जो रहन सहन है, फिर वो बहुत अफेक्ट करता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, ख़ासकर उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे। फिर आगे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो इर्द गिर्द वही अपने अलग एब्जॉर्व एक करता है, माहौल, उसी हाँ। माहौल को देखता है। फिर वही कंपटीशन का दौर। खैर उस दौर में जब आदमी आता है तो फिर वो देखता है कि भाई उसके पास ये है, इसके पास ये है, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जीज आती हैं कुछ लोगों में और कुछ में पॉजिटिव आती हैं। जो है वो ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। अब जो ये सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए तो अल्लाह तबारक तआला उनको जो है कामयाब करता है। अच्छा, उनका नाम होता है। तो बेसिक मैं ये कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे असातिज़ा कराम का करम है, उनकी मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह की खसूसी रहमत का करम है मेरे साथ। अच्छा, अब इसके साथ साथ वो लोग जिनकी मुझसे कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई थी, जिन्होंने इस पोजीशन, जब मैंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी तो कई लोगों ने मुझे कहा कि आप तो इसको शायद रजिस्टर्ड भी नहीं करा पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने करम किया, इलेक्शन कमीशन से उसे मैंने रजिस्टर्ड कराया। फिर पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा लिया मेरे कैंडिडेट्स ने। तो ये एक चीज़ थी, कुछ लोगों का ट्रस्ट था मेरे ऊपर, वो कह रहे थे कि नहीं, जो ये बंदा बात कर रहा है ये उसको किसी हद तक करके दिखाएगा, तो वो किया। तो ये मैं यही कहूँगा कि जो इस जगह तक पहुँचने में बुनियादी तौर पर मेरे पेरेंट्स का हाथ है कि मैंने जो अपने घर में देखा, जो जिस घर में मैंने आँख खोली, मैंने वहाँ देखा कि आगे बढ़ने के लिए है। क्योंकि मैं बेसिक एक ज़मींदार घराने से हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मकसद है कि जो मुझे उनसे मैंने लर्न किया तो उसको मैंने आगे जो है ना फील्ड अपनाई। फिर मैं मेडिकल फील्ड में गया एज ए डॉक्टर। मैं ये बराबर इशफाक मेमोरियल है, मैं इसका 5 साल चीफ मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ 2011 से 2016 तक, रात 9 से सुबह 9 बजे तक। तो इसके बाद मेरा लाहौर में अपना हॉस्पिटल है, जैसे यहाँ कराची में है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ या जो भी। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जो अपनी जो बुनियाद या अपनी पहचान बनाई है उसमें मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की दुआओं और इस चीज़, बाकी जो है स्ट्रगल, जो पॉजिटिव जो थॉट्स मुझे मिली हैं वो मेरी वालदा से और मेरे वालिद से मिले हैं, और फिर मुझे असातिज़ा कराम भी ऐसे मिले। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी यासिर साहब। अब जो हमारी यूथ है, अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे घर से ही हमें हमारा मेंटोर मिल जाता है, तो आजकल की यूथ हमारी इतनी हिम्मत क्यों हार गई है कि उन्हें ऐसा ही लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारा रहना हमारे बस में नहीं है, उन्हें जो है बाहर ही अदर कंट्रीज़ में ही क्यों जाना है? इसकी वजह क्या है? देखिए, अब इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा जहाँ से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनके वालिदैन या आपके वालिदैन या हमारे वालिदैन, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम किरदार हमारे पेरेंट्स का होता है ना। आज अगर जो भी लोग यहाँ पर सेट पे बैठे हैं या जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उसके पीछे डेफिनेटली उनके पेरेंट्स हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल। नाउ द पॉइंट इज़ कि अब तरबियत हो किससे रही है?
पेरेंट्स से या सेल फोन से? सेल फोन। मैं दिस तो इज यही द थिंग, कहूंगी। नाउ दिस इज द बिल्कुल। थिंग, डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं। बिल्कुल 100% ठीक है, राइट। नाउ दिस इज द थिंग। पहले क्या होता था, वो बड़ी बूढ़ियां जो हैं वो बच्चे को सोने से पहले जो है वो कहानियां सुनाया करती थी, उसमें किस्से भी हुआ करते थे, उसमें कहानियां भी हुआ करती थी जो कि उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है ना एक मोटिवेशन देती थी, एक जज्बा देती थी। वो उन्हें बताती थी कि भाई ठीक है, ज़िंदगी में मुश्किलों के बाद आसानी है। कुरान में भी फरमाया गया भाई नमल उसरी युसरा, नमल उसरी युसरा, बिल्कुल। तकलीफ के बाद आसानी है। एक रिसर्च की गई जापान में कि जो है वो एक फ़िश को जो है, शार्क फिश को, उसको टैंक में रखा गया हम्म। और उन्होंने देखा कि जब ये फ़िश जो है वो टैंक में रह रही है तो वो जो है वो 12 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अच्छा। लेकिन अगर उसी मछली को जो है वो ओशन में डाला जाता है या वो रहती है तो वो 10-12 फीट तक चली जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप मतलब आप जितना सफोकेटेड रहते हैं ना, अब ये इसने क्या किया सोशल मीडिया ने बेसिकली, आप देखें अगर आप वो स्क्रीन टाइमिंग का जो एक सॉफ्टवेयर अगर आप उसको वो डाउनलोड कर लें तो आपको हमें अंदाज़ा होगा कि एट एन एवरेज 8 से 10 घंटे हर बंदा सिर्फ सेलफोन यूज़ कर रहा है और वक्त किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। हाँ। तो जब आपका 1/3 दिन ही सेलफोन में चला गया तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, अब जहाँ तक आपने बात की कि यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, देखें किसी भी स्टैंडर्ड कंट्री का एजुकेशन बजट होता है 4 to 6%। आपको पता है पाकिस्तान का एजुकेशन बजट क्या है? क्या है? 0.8%। ओके। 0.8% हमारा एजुकेशन बजट है। स्टैंडर्ड 6% है दुनिया का। 2001 तक भी हमारा एजुकेशन बजट 1.6-1.7% था, अब हमने उसको भी आधा कर दिया है। देखिए जब तक आपके यहाँ कौम एजुकेट नहीं होगी ऐसा ही है। ये ब्लॉक रहेगा, ठीक है ना। सारा प्रॉब्लम, सारा खेल यहाँ से है ना असल में। ताले लग गए ना जो। देखिए जैसे अभी मैंने आपको जो बात बताई कि दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, हाँ। वो सिर्फ यहाँ से है ना। जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, जब तक आपकी यूथ एजुकेट नहीं होगी, प्रॉपरली चैनलाइज स्पेसिफाइड नहीं होगी, तो वो बेचारे सोचने समझने की काबिलियत ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया में जिसने जिस भी तरह की वीडियो चाहे वो डाल रहा है, उस पर उसको व्यूज़ मिल रहे हैं। अब हर एक को यूट्यूबर बनना है, हर शख्स को यूट्यूब से जो है वो कंटेंट बनाकर जो है ना पैसे कमाना है। तो देखिए ये चीज़ें इस तरह से नहीं हो पाती हैं। पूरी दुनिया में यूथ को बहुत ही तरीके से चैनलाइज किया जाता है और उनकी एजुकेशन को फोकस किया जाता है, और न सिर्फ ये कि बल्कि बच्चों को बिठा के उनसे उनका इंटरेस्ट पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, स्पेशली आफ्टर मैट्रिक, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और उन्हें बताया जाता है कि आप जब तक ग्रेजुएट होंगे उस तक तो इस फील्ड में इतना इतना स्कोप रहेगा। ठीक। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगी क्योंकि हमारा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। ब्रेक से वापस आ चुके हैं नाजरीन, और इसी के साथ साथ हमारी जो है सुबह की चाय ना हो तो हम फ्रेश नहीं होते, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो चाय जो है हमारी, आप देख रहे हैं, सिर्फ वाइटल होती है क्योंकि वाइटल लाया है सार्फिन के लिए इनामात की भरमार। अब होगी सबकी जीत, विन बिग विथ वाइटल। वाइटल के साथ जीतें आप उम्रे का टिकट, अपना घर, सोने के सिक्के और मोबाइल फ़ोन। तो वाइटल के बैग में होंगे 4 कलर, आप देख सकते हैं 4 कलर होंगे मौजूद। उनमें से आपको मिलेगा कौन से रंग का कार्ड जिस पर लिखा होगा कोड, आप व्हाट्सएप पर भेजें और या मिस्ड कॉल भी दें। अगर आप कोड नहीं भेज रहे तो मिस कॉल से भी आपका काम चल जाएगा, और कोड डालें और जीतें बेशुमार इनामात। तो वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। तो वाइटल पीते हैं हम और तंदुरुस्त होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि मैंने जो ड्रेस पहना है वो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और उनका ब्रांड भी है। उनका जो ब्रांड है मैं आपको बताती चलूं, बीट्स एंड थ्रेड्स। बीट एंड थ्रेड्स के नाम से उनका ब्रांड है, राफिया नाम है, राफिया फरकान नाम है उनका जो है। नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा और इनका ब्रांड का नाम भी दिख रहा होगा, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और अच्छे अच्छे ड्रेसेस लीजिए मेरी तरह और अच्छे अच्छे बन के रहिए। तो इसी के साथ मैं आगे चलूँगी। यासिर साहब, हमारी जो गुफ्तगू अधूरी थी उन्हें कंप्लीट कीजिए चाय के साथ। नहीं देखिए, बात यह है कि अभी मैं इत्तेफाक से ब्रेक में डॉक्टर साहब से यही बात हो रही थी और बड़े ज़बरदस्त पहलू पर डॉक्टर साहब ने एक वो रोशनी डाली कि देखिए हमारे यहाँ पहले तरबियत जो है ना वो एक तो वही सेलफोन वाली बात आ गई। अब आप देखें कि पहले हमारे यहाँ दस्तरखान पे जब हम बैठते थे बड़े बूढ़ों के साथ, तो खाने के दौरान मुस्बत गुफ्तगू होती थी। बच्चों को या हमें सलीके सिखाए जाते थे कि ऐसे बैठते हैं,
हाँ, खाना इतना लेना है, इतने पोर्शंस में लेना है, दुआएं पढ़ाई जाती थी। दुआएं पढ़ाई जाती थी, आपको रोटी के टुकड़े करवाए जाते थे कि आप अच्छा कोई चीज़ आपको पता होती थी या सिखाई जाती थी कि देखो ये चीज़ अगर कम है तो शुरू में तुम्हें थोड़ी ही लेनी है, ठीक है। और वही चीज़ें तरबियत का हिस्सा है ना। आज क्या हो रहा है बदकिस्मती से, उसमें बरकत भी होती थी। वो असल में सलीके के ऊपर है ना। आज क्या हो रहा है, आज आप हम इस माशरे में देख रहे हैं कि बच्चे के हाथ में सेलफोन है और माँ वालदा खाना खिला रही है। या आप ये बच्चा देखें, खाना तब तक नहीं खाता जब तक कोई जब इसका तक उसे फेवरेट सेलफोन शो नहीं नहीं मिल रहा, लगता। जब तक उसे सेलफोन नहीं मिल रहा। अच्छा, अक्सर जगहों पे तो ऐसा भी हमने देखा है हमारी समाज में कि बच्चा सेलफोन देख रहा है या कार्टून देख रहा है और उसकी वालदा उसे खाना खिला रही है। हाँ, मुझे बताएं बच्चे की क्या कनेक्टिविटी रह गई माँ से। कुछ भी नहीं। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब माँ अपने हाथ से बच्चे को खाना खिला रही थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना आपकी ब्रेन फीडिंग का। बच्चे का पूरा फोकस स्क्रीन पर है, वो जो खाना खा रहा है उससे भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जब उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? उसकी तरबियत तो सेलफोन में तो हर तरह का स्टफ है ना। हाँ। आप मुझे बताएं कि स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन बनाया, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरे बच्चे के पास फोन नहीं है। हाँ। अब देखिए, राइट, उसने कहा कि मेरे बच्चे के पास फोन नहीं है। प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा गया आपके बच्चे कितनी देर सोशल मीडिया और फेसबुक यूज करते हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड। उसका जो जवाब था, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि मेरे बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ओके। कैन यू इमेजिन? हमारे 10 साल के बच्चे को सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पता नहीं कौन कौन से वो अकाउंट्स बने हैं। इतना स्पीड में मोबाइल यूज कर रहा होता है कि हमारी सोच है। देखिए, वो स्पीड में मोबाइल यूज नहीं कर रहा, वो असल में हमें बता रहा है कि हमने तरबियत में नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी जो गुफ्तगू थी वो अधूरी रह गई थी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया था। तो अभी ब्रेक में ही यासिर साहब और डॉक्टर साहब एक बात हमारी चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऑन एयर ज़रूर बताइए कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि हमारी यूथ जो है पाकिस्तान से बाहर जाने में दिलचस्पी क्यों रखती है। उनकी खास वजह उन्होंने मुझे ब्रेक में बताई। मैं चाहूँगी कि हमारी गुफ्तगू आप वहीं से कंटिन्यू करें और जो हम कर रहे थे डिस्कस वो भी आप ज़रूर जो है हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि हमारी जो यूथ जिस गलत फहमी का शिकार है ना, वो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 तो कुछ तो हमारे जवान समझेंगे। देखें, अब एक तो सबसे पहले हमने एजुकेशन पे बात की, दूसरा अभी हम यही बात कर रहे थे कि देखें असल में आपकी तरजीहात जो है ना वो बताती है कि आपकी कौम किस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा ही है, ठीक है। आपकी यूथ के हीरोज बताते हैं कि आपकी कौम की डायरेक्शन, आपकी यूथ की डायरेक्शन या सिमत क्या है। ठीक है। अब हमारे यहाँ कंटेंट का दौर है। ऐसा ही अब है। अगर डॉक्टर साहब जैसा कोई काबिल आदमी कोई बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इंटेलेक्चुअल करता है, एक वो वीडियो एज कंपेयर टू एक 17-18 साल की बच्ची किसी गाने पर किसी किस्म का नाजेबा डांस कर लेती है, हाँ। ठीक है। आप मुझे बताएं किस पे ज़्यादा कंटेंट आएंगे? उस बच्ची पर। ऐसा ही है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने उन लोगों की कदर नहीं की जो हमारे हीरोज हैं। जब आप मुझे बताइए, अल्लामा इकबाल साहब को कितनी जगहों पे कोट किया जाता है? अल्लामा इकबाल साहब की शायरी के हवाले से हमारी यूथ को कितना पता है, कितना बताया जाता है, कितना जिक्र होता है? कुछ नहीं बताया जाता, बताने वाले खुद कहते हैं हमारे सर से गुजर गई। नहीं, वो देखें बात ये, अच्छा चलें हाँ। अब इसको हम इस बात को यहीं हाँ। ले लेते हैं, वो हमारे सर से गुजर गई, ठीक हाँ। है। मुझे बताएं कि क्या अल्लामा इकबाल साहब की शायरी ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा नहीं किया? बिल्कुल किया। तो उन लोगों को समझ में इसलिए क्योंकि वो समझना चाह रहे थे। हालांकि अल्लामा इकबाल साहब के बारे में अगर हम देखें, उनकी शायरी बहुत सहल है, जब भी तो बच्चों के लिए भी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मतलब कितनी आसान गुफ्तगू है। ये एक अलग बात है कि अब समझना ही ना चाहे तो बात और है। मैं अगर कुछ देखूंगा ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं चाहूंगा, ऐसा तो नहीं कि समझाने वाले नहीं हैं। मुझे बताएं आपके यहाँ पिछले 20 साल में या 25 साल में कितने डॉक्टर्स को हमने हीरो बनाया जो कि एक्चुअल हीरोज हैं। एज अ हीरो आप सामने लेकर आए। जो आपके पास पिछले 40-50 साल में जो हीरोज थे, आप उसी पे हैं। मुझे बताएं कितने टीचर्स को, कितने प्रोफेसर्स को, आपको पता है जापान के अंदर किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है एयरपोर्ट की लाइंस में, बस की लाइन में, सिवाय टीचर्स के। अच्छा। सिवाय टीचर्स के सिर्फ टीचर्स हैं जिनको एयरपोर्ट पे स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर भी लाइन में लगा हुआ है और अगर कोई टीचर आया तो वो एक स्पेशल लाइन से जाते हैं कि ये टीचर हैं। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं अपनी किताब जाविया में, कहते हैं कि मैं रोम में गया, पढ़ा रहे थे आप वहाँ पर,
फरमाते हैं कि एक दिन मेरा चालान हो गया, ट्रैफिक चालान हो गया, हालांकि और वो जो उसकी जो ड्यूरेशन थी 15 दिन की या 20 दिन की, वो भी निकल गई और मैं लेट गया, मज़ीद ताख़ीर हो गई मुझे वहाँ अदायगी करने में। फिर जब मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो उसने कहा सर एक तो आपका चालान, एंड देन यू आर कमिंग लेट, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, उसके अंदर जी, अंदर जी, आपको पे बिल्कुल, करना हाँ। होता है। अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई एम अ टीचर, और तालीम की मसरूफियत के सबब मैं आ नहीं सका। वो फरमाते हैं कि मैंने भी इतनी ही गुफ्तगू की थी और मजिस्ट्रेट ने माइक अपनी तरफ कहा और किया और कहा कि देयर इज अ टीचर इन द कोर्ट, प्लीज स्टैंड अप, और मजिस्ट्रेट समेत कोर्ट के तमाम लोग खड़े हो गए Okay. उस्ताद के एहतराम में। और फिर मजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली इसे कैंसिल किया और कहा सर वी आर रियली वेरी सॉरी, हमने आपकी कीमती वक्त को ज़ाया किया, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, प्लीज़ यू कैन गो। अशफाक साहब फरमाते हैं कि उस कौम की तरक्की का राज मुझे उससे दिन समझ में आ गया। आप मुझे बताएं आज क्या हमारा सलूक उस्तादा से वैसा है? वैसा तो खैर नहीं है जैसा रोम में हुआ, वैसा तो नहीं है, लेकिन और क्या अब तो- उतना भी है जितना होना चाहिए? नहीं, मैं तो जो हम देख रहे हैं जब कंटेंट चल रहा है कि उस्ताद को तो एक ऐसा फ्रेंड लेके चल रहे हैं, नंबर शेयरिंग हो रहे हैं, और कहाँ की गुफ्तगू कहाँ तक पहुँच गई, पढ़ाई आपकी वही पड़ी हुई है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? देखिए वही बात जी। टीचर्स को, काफ़ी टीचर्स को तो कुछ वाक़यात ऐसे भी आए, देखा कि हथकड़ियाँ लगी हुई थी हमारे प्रोफेसर्स को, और टीचर्स ने अगर अपनी सैलरी के लिए कोई बात की तो उसमें भी उनके साथ बड़े प्रॉब्लम्स आए। जी। बेसिक हमारी कौम में जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, अभी पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते कोई 15 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि कोई 10 नोट जो थे 5-5 हज़ार के, वो कहीं गिर गए। स्पीकर साहब ने वो उठाए और वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि ये किसके हैं, ये जो पैसे हैं किसके हैं। तो 12 जो हमारे वहाँ पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। ओके। अब आप ये देखें कि उन्होंने, स्पीकर साहब ने फरमाया कि इतने तो नोट नहीं है जितने लोगों ने हाथ खड़े कर हाँ। दिए। जहाँ बेसिक जिस जगह पर इतनी मुकद्दस प्लेस है, जहाँ पर लॉ बन रहा है, जहाँ पर पाकिस्तानी कौम की किस्मत लिखी जा रही है, जहाँ मुल्क की तकदीर बनाई जा रही है, वहाँ पर अगर ये हाल होगा तो फिर असातिज़ा कराम की रिस्पेक्ट कहाँ होगी, दीगर लोगों की कहाँ होगी। वहाँ पर जो मेन बात है, इस जगह तक जो लोग पहुँच रहे हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? आपके सामने कई लोगों की डिग्रियां जाली निकली, हाँ। लेकिन वो MNA बने हुए थे, हत्ता बने के हुए, हाँ। मिनिस्टर तक बने हुए थे। तो ये बातें जब होती हैं तो ये एक कौम के जवाल की निशानी है। और इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो है इक़्तिदार में आने के लिए पैसा बहाया जाता है, हत्ता हाँ। कि किसी का खून भी बहाना पड़े बहा किसी देते का हैं, हक भी मारा जाता किसी है। का हक मारा जाता है। और ताकत के नशे में जो है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर वो काम कर गुजरते हैं कि जिससे इंसानियत शर्मा जाती है। सब कर लो, कुर्सी नहीं छोड़नी। कुर्सी नहीं छोड़नी। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हर डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम होता है तो उसकी एक एज है कि इस टाइम आप रिटायरमेंट आपकी हो जाएगी। सियासत हमारे पाकिस्तान की वो है कि जिसके अंदर बंदा रिटायर होता ही नहीं है जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाता, वो फिर भी सीट के साथ, कुर्सी के साथ चिमटा हुआ है। चिमटे हुए रहते तो हैं, हमारी सही। जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, लड़के हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। वो क्या करेंगे? वो आप देख लें, अभी आपने रिसेंटली कराची के हालात देखे होंगे कि कुछ डकैतियां जो करते हुए लड़के पकड़े गए हैं, उनके अंदर ज़्यादातर 18 साल से 20-25 साल के बीच के ड्यूरेशन के यंगस्टर्स थे। क्यों थे? एजुकेशन का फुकदान, घर के हालात ख़राब, ताने, बेरोज़गारी, महंगाई, दीगर मामलात, तो वो गलत रास्तों पे निकले हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे पार्लियामेंट के अंदर के, मेरे हैं, मेरे हैं पैसे। कितने होंगे वो? 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ऐसा ही है। 2 लाख रुपए हो जाएंगे। आप इतने सी रकम के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिसका ये हालात जिस मुल्क में हो उस कौम के अंदर यहाँ यही है कि दीनी तौर पर और एजुकेशनली तौर पर आवाम को जो है गाइडलाइन सही मिलनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऐसे अभी जितने स्कूल बने हुए हैं प्राइवेट, वो सब तो बिजनेस कर रहे हैं। गरीब आदमी बच्चा नहीं पढ़ा सकता। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं
जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो घोस्ट स्कूल ऐसे पकड़े गए थे, घोस्ट टाइप के, जहाँ टीचर जाता ही नहीं था लेकिन वो सैलरी ले रहे थे। उनमें भैंसें बंधी हुई थी कई इलाकों में, वहाँ कचरा कुंडी बना हुआ था स्कूलों में। इसी तरह डिस्पेंसरीज हैं हमारे गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाके देखें, बजट आता है, गवर्नमेंट इतनी मेडिसिन देती है, किसी गरीब को मिलती है नहीं, वो बाहर ही बाहर चली जाती है और गवर्नमेंट को मिलता है। वहाँ से वो जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, क्या वो सही मायनों में अपना जो उनका हक अदा करना है उन्होंने कौम के लिए, मुल्क के लिए तामीरी क्या कर रहे हैं? तो जब ये नहीं है तो यहाँ देखें करप्शन जो है, करप्शन, एक आप रेडी वाले के पास जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, वो भी करप्शन कर रहा है। एक दूध वाले के पास जा रहे हैं दूध लेने, वो करप्शन कर रहा है। जब तक कौम के अंदर करप्शन सरयत कर चुकी है तो कौम कैसे तामीर होगी? कि कौमें बनती हैं, कौमों की जो इस्लाह करने वाले लोग हैं वो गुमराह हों तो कौमों की इस्लाह कैसे होगी? टीचर जो हैं, जो बच्चे की, जो पेरेंट्स हैं, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं औलाद के हवाले से। तो ये घर से ही टीचर के हिसाब से, एक मुआशरे के हिसाब से तो ये करना पड़ेगा, आपको तामीरी सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके कौम बनती है और फिर उसके बाद ही मुआशरा बेहतर होता है, फिर मुल्क मजबूत होते हैं। हम दीगर ममालिक की तो मिसालें देते हैं लेकिन उसमें वो एकदम नहीं हो गए। जंगों से, जापान की आप देख लें, ये 2 एटम बम उन पर गिरे, आज वो एक पॉजिटिव कौम है, तरक्की याफ्ता कौम है, हम तरक्की पजीर हैं। क्यों हैं? हमारे पास तो अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। तो वजह यही है कि हम कुछ बनना नहीं चाहते, ये कहते हैं वो है और उससे जेलसी होती है। हमें कुछ बनना चाहिए, हर एक को बनना चाहिए। जी मैं जी हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। बस मैं इसमें थोड़ा सा देखें ऐड करूंगा एक छोटी सी बात इस ज़मन में कि अगर हम ओवरऑल मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि मुझे बताएं सबसे ज़्यादा सवाब किस अमल का है, क्या जवाब देंगे आप? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सवाब किस अमल का है? बताएं आप। हमारे तो इन जनरल हम आप एक जनरल 10 लोगों से पूछें तो जवाब होगा भाई नमाज पढ़ लें, ज़कात दे दें, या जो हमारे अरकान पाक पढ़ लें, जो बिल्कुल है हमारे हैं 5 अरकान जो हैं उनका ही। ठीक है, ऐसा ही है ना। मतलब हमें 100 में से 90%, 95% लोग यही जवाब देते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा फजीलत के एतबार से जिस चीज के बारे में गुफ्तगू फरमाई गई। एक साहब आप की बारगाह में आए और कहा, या नबी मेरा जो है इंतकाल का वक्त करीब है। अच्छा। या नबी मुझे फरमाइए कि मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिसका सवाब बारगाह रब में सबसे ज्यादा हो। अच्छा। आपने नमाज का नहीं फरमाया, आपने रोजे, हज, ज़कात का नहीं फरमाया। अच्छा। आपने फरमाया इल्म दीन की महफिल में जाके बैठ जाइए। बारगाह रब में इल्म दीन से ज्यादा अफजल कोई शय नहीं है। वजह क्या है? अल्लाह इल्म वाला है, सिफत रब्बी है, उसको इल्म पसंद है। तफक्कुर के बारे में क्यों फरमाया गया कि अगर कोई शख्स गौर करे, तफक्कुर, तो उसका लम्हे भर का तफक्कुर 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। 60 साल की नफली इबादत से अफजल सिर्फ उसका तन्हाई में बैठ के गौर करना है। अगर कोई शख्स आसमान को फकर देख रहा है और सोच रहा है कि रब ने इसको क्या शानदार तख्लीक किया है, उसका ये तफक्कुर रब की बारगाह में ज्यादा कबूल है। जिस कौम, अल्लाह के रसूल की मशहूर और मारूफ हदीस, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी उस वक्त चीन, मतलब दैट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। वो चीन इसलिए कहा गया था, वो इसीलिए कहा गया वो दुनिया वहीं तक एक्सप्लोर हुई थी। मिसाल में, एग्जांपल के तौर पे, कि वो दुनिया एक्सप्लोर ही चीन तक हुई थी। दुनिया का आखिरी हिस्सा चीन था। मुझे पता है जिस कौम के लिए अच्छा पूरा इल्म कुरान से उतरा है, किताब हम नहीं पढ़ते, हमें एक समझ लिया, हम किताब ही हमें दे दी कि आपका हर मसला इसमें है, आपके हर सवाल का जवाब इसमें है। आपको ना किसी के बीच में बैठने की ज़रूरत, ना आपको गिला गिबत करने की ज़रूरत। अगर आपका दिल उदास है, खुश हो, तो आप इसको खोल के बैठो, लेकिन समझना भी तो ज़रूरी है। यही ना। अब यासर साहब आप देखें कि अगर हम किसी की महफिल, मतलब किसी मजलिस वगैरह भी चल रही होती कहीं भी, तो वहाँ लोगों का किस चीज़ पे फोकस होता है कि वो किसी बयान से तो हट के बोलते हैं यार कोई ऐसा वजीफा बता दे पैसे आ जाए। ऐसा ही है असल में। अब देखिए थोड़ा सा इस ज़मीन में बात चल रही है तो कहता चलूं, देखिए असल में रिस्क जो है ना, रिस्क सिर्फ दौलत नहीं है। आपके घर में सुकून है, ये रिस्क है। बिल्कुल। आपके पास इल्म है, ये रिस्क है। आप बीमार नहीं हैं, ये रिस्क है। आप जो मर्जी खा सकते हैं, ये रिस्क है।
आपका चाय पीने का दिल चाहा, आपने पी लिया, ये रिस्क है। रिस्क है। आपके पास अच्छे दोस्त रिस्क है, आपके वालिदैन का होना रिस्क है, आप साहिब औलाद है, ये रिस्क है। ये सब फॉर्म ऑफ रिस्क है ना। बिल्कुल। लेट सपोज अभी आपसे, अब मुझसे किसी सेहतमंद शख्स से आप कहें कि भाई मैं आप जो है वो, मिसाल है कि 1 अरब रुपए ले लें, साथ में 4 बीमारियां ले लें, आप हार्ट ले लें, शुगर ले लें और 2-4 ले लें, तो वो कहेगा जब हार्ट हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, जब नमक नहीं खा सकूं, जब चीनी ना खा सकूं, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, जब मैं तेल घी ना खा सकूं, तो ऐसे पैसों को करना क्या है मुझे। तो हमें रब ने जो नेमतें ऑलरेडी दी हुई हैं बाय बिल्टन, उस पर कभी नजर ही नहीं जाती, हालांकि वो रिस्क की फॉर्म्स है, बिल्कुल। लेकिन हम वो सिर्फ दौलत के और नोटों के पीछे हैं, क्योंकि वो सिस्टम असल में इस तरह का सिस्टम बनाया इसमें गया जो है। बना हुआ है ना कि भाई हमने जो है कोई वजीफा दे दो तो हम ये कर लें, कोई अच्छा अगर छोटी सी एक आयत भी अगर हमें अगर वो याद होती है ना, उसको अगर कोई बैठ के बोल देता है ना भाई ये रिस्क के लिए, रिस्क के लिए, कंटिन्यू उसकी जबान में वो होगी आयत, वैसे भले उसने कुरान खोल के ना पढ़ी हो। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल। एक चीज़ और एक मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के हमारी कौम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि शादियाँ होती हैं, ख़ासकर पंजाब के अंदर, या कोई प्रोग्राम होता है तो पैसों को ऐसे फेंका जाता है। ऐसा ही है, अच्छा, हमारा वो जो ये पैसा कंटेंट है बन गया है हमारा। जी, अच्छा, इसमें वो दिखाते हैं कि जी हमने दूल्हे पे इतने पैसे निछावर किए, ये किए। अच्छा, इसी तरह वो उलमा कराम बैठे होते हैं या पीर, उनके ऊपर भी कोई स्पीच करते हुए, देखिए पैसा जो है उस पर एक तो बाबा कौम की तस्वीर है, और ख़ासकर कुछ नोटों के ऊपर मसाजिद की भी बिल्कुल है। बिल्कुल बनी हुई है। अब ये हमारी एक शान है, वो पैसा जो है वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क हमें मिला है, तो उसकी कदर जो कौम नहीं करती ना इसकी, तो वो अच्छा, वो फिर उसके ऊपर आप देखें लोग जूतों से चल रहे होते हैं। अच्छा, कई तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि 1-2 जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, खैर मैं वहाँ से फिर लीव उठ गया। मैंने कहा कि नहीं, वो मंगवा लेते हैं वो नाचने गाने वालों को, वहाँ उनके ऊपर पैसे फेंक रहे ऐसा ही होते हैं, तो वो क्या होता है कि फिर लोग उन पैसों के ऊपर चल रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत एक रस्म है। ऐसी रस्मात से जो है ना अवॉइड करना चाहिए, और इससे जो ना अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बन रहा है। तो ये जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं हमारी कौम में। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर दीन से दूरी है और तालीम की कमी है। और यही तो परेशानियां, हमारी परेशानियों की वजह यही है कि एक की वजह से जो हमारी पूरी कौम जो है ना उसमें परेशानियों में मुब्तला है। देखिए असल में हीरोज़ वाली बात आएगी थोड़ी सी, हाँ, ठीक है। अब जैसे वही वाली बात है कि अगर आप पिछले 40 साल या 50 साल में देखें, एक बड़ा दौर चला जब हर, या जैसे आप हमारा बचपन हम देखें कि हर दूसरा बच्चा जो है वो सोशल वर्कर बनना चाहता था। द रीज़न वॉज मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब। और आप देखें कि पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे सोशल इदारे बने। वो किस तरह काम करें, किस तरह नहीं, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि उनका किरदार पॉजिटिव नेगेटिव, उस तफसील में अभी मैं नहीं जाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट द हीरोज़, ठीक है। आपके यहाँ एक दौर में हॉकी प्लेयर्स हीरोज़ थे, आज वो नहीं है तो कोई हॉकी खेलता ही नहीं है, ऐसा ही है ना। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किन लोगों को हीरोज़ बनाते हैं। अगर आप टीचर्स को हीरोज़ बना रहे हैं, प्रोफेसर्स को बना रहे हैं, डॉक्टर्स को बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को बना रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को हीरोज़ बना रहे हैं जो कि वो एक्चुअल में हैं, दे आर द एक्चुअल में रियल लाइफ हीरोज़, तो आपकी कौम भी उसी सिमत में जाएगी। अगर आप नाचने गाने वाली चीज़ें, कंटेंट, और उसको अगर आप हीरोज़ बना रहे हैं, तो फिर तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। यही है नाजरीन के हम अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जबकि हम इतने नाजुक भी नहीं हैं। हम बिल्कुल एक शऊर रखते हैं हर चीज़ों को लेकर। तो सोचें समझें और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और हमारे इस्लाम के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें आखिरत में अल्लाह को जब हम मुंह दिखाएं ना, तो कोई कुछ अच्छी चीज़, एक आधी चीज़ अच्छी हो। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करके डॉक्टर साहब आपसे, यासिर साहब आपसे अच्छा लगा। तो नाजरीन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि 2 दिन पहले जो है हमारे सैयद इखलाक हाशमी साहब हैं जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं, उनकी वालदा की इंतकाल हो गया था 2 दिन पहले। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके मकामात बुलंद करें और उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश करे। और इसी के साथ नाजरीन हमारे ब्रांड का भी बहुत शुक्रिया, मेरी डिज़ाइनर का भी बहुत शुक्रिया, हमारी टीम जो है मिल के काम कर रही होती है उन सब का भी बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।